Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on Iqra TV. I'm your host Ilyas Bulbulia. This is the second part to the show. Just before we go to the topic for the day, let me just take the call from the caller who's been waiting a while. Hello, Assalamu alaikum. Ji walaikum. Ji, thank you bhai for calling. Ji, what's your question? Ji, sir, thank you. मैंने सर एक्चुअली आपसे दो क्वेश्चन पूछने थे जी ठीक है ओके बेसिकली एक्चुअली मेरे जो फादर हैं उनके पास यूरोपियन नेशनैलिटी है ओके तो मेरे पास जो है वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी और हम लोग डिपेंडेंट है अपने फादर पे यानी कि हम पूरी फैमिली डिपेंडेंट फैमिली सेटलमेंट हमारे पास वो प्री सेटलमेंट वो जो रेजिडेंस परमिट है ना वो है जी तो अभी एक्चुअली मेरी वाइफ जो है वो पाकिस्तान में रहती है जी ओके तो मैंने उसको यानी कि इधर यूके में बुलाना है तो एक तो ये बताएं कि ये उसका क्या तरीका होगा उसको बुलाने के लिए ना जी तो दूसरी ये चीज़ है कि मेरी एक सिस्टर है वो स्पेन में होती है वो उनके पास उनके हस्बैंड के पास बच्चों के पास सबके पास ना वो स्पेनिश नेशनैलिटीज है जी ओके तो यूरोपियन नेशनैलिटीज है उनके पास तो ये चीज़ है कि उसको अगर हम इधर बुलाना चाहें तो उसका क्या तरीका होगा उसका क्या प्रोसीजर आपका जो सिस्टर है ना उसके हस्बैंड के पास भी यूरोपियन नेशनलिटी है जी हस्बैंड के पास भी यूरोपियन नेशनैलिटी है और वो अभी यूरोप में है जी हाँ जी वो अभी यूरोप में ही है ओके तो उसके लिए लेकिन उस मेरी सिस्टर के पास जो है वो पाकिस्तानी नेशनल जी मैं समझ गया जी जी राइट वो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ईजीएस्ट ऑप्शन ये है कि आपका जो ब्रदर इन लॉ है ना तो उसको पहले यहाँ EU सेटलमेंट स्कीम में रजिस्टर कर दो सो उसको यहाँ आना पड़ेगा शॉर्ट टाइम के लिए सो इवन वो 1-2 हफ्ते के लिए भी आ जाए यहाँ और यहाँ उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर बना ले एक दो बिल्स बना ले या तो यहाँ कोई जगह में जॉब बता दे और EU सेटलमेंट स्कीम है इसमें उसका रजिस्ट्रेशन कर लो फर्स्ट जो अभी जो न्यू स्कीम है ना ऑनलाइन जो स्कीम चल रही है EU सेटलमेंट स्कीम तो इसमें उसको जो ब्रदर इन लॉ है वाइफ का ब्रदर है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले वो सबसे ईजी है जब वो रजिस्टर हो जाएगा तो उसको एक नंबर मिलेगा EU सेटलमेंट स्कीम रेफरेंस नंबर तो आपकी जो सिस्टर है तो वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेगी वो कार्ड के बेसिस पे सो दैट्स ऑप्शन 1 सेकंड ऑप्शन ये है और ये ट्राई कर सकते हैं इट्स नो गारंटी कि इट विल वर्क सेकंड ऑप्शन ये है कि आपकी जो सिस्टर ब्रदर इन लॉ दे जस्ट बुक अ टिकट और यहाँ ट्राई एंड फ्लाई इनटू द यूके एयरपोर्ट पे आप कह सकते हैं कि वो उसके हस्बैंड जो यूरोपियन नेशनल है उसके साथ वो यूके आ रहे हैं वो एयरलाइन पे डिपेंड होता है कि वो उसको वीज़ा वो आने देंगे या नहीं आप है ना आई थिंक आप टेलीविज़न के पास है ना अगर वहाँ से थोड़ा सा मूव हो जाए ना या वॉल्यूम को डाउन कर दे तो इट बी इजी फॉर मी टू टॉक टू यू जी सर मैं सुन रहा हूँ जी सो दोज आर द टू ऑप्शंस वन इज़ कि ब्रदर इन लॉ यहाँ EU सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई कर ले रेफरेंस नंबर ले ले और फिर सिस्टर अप्लाई करे उसके बेसिस पे वो वीज़ा लेकर आए ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ये है कि वो टिकट बुक करके एज अ फैमिली वो एयरपोर्ट पे जाए कि हम ट्रैवल करना चाहते हैं मोस्ट एयरलाइंस उसको ट्रैवल करने देते हैं सम एयरलाइंस ना भी कहते हैं कि वीज़ा लेकर आप जाओ क्योंकि इसमें क्या है कि अगर एयरलाइन पे अगर वो ट्रैवल कर सकती है ना तो वो यूके आ जाएगी तो यूके में फिर उसका वीज़ा कर सकते हैं इन द यूके सो टू ऑप्शंस है कि उसका हस्बैंड आपका ब्रदर इन लॉ आ जाए सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन आपसे पूछने का ये था कि जी हेलो हम उसको ये मुझे बताएं कि हम अगर मैं अपने फादर की बेस पे वो इधर आ सकती है अपने यानी कि मेरे जो फादर हैं जी आ सकती है मगर इसमें थोड़ा सा स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें ये बताना पड़ता है कि आपकी सिस्टर आपके फादर पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है वो बताना पड़ता है सो उसमें क्या करना पड़ता है कि वो रिसीट्स बतानी पड़ती है कि आपने पैसे वहाँ भेजे इसमें फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का रिक्वायरमेंट होता है अगर वो फादर एप्लीकेशन करे तो
اگر اس کا ہسبینڈ ایز اے یورپین نیشنل اس کو اسپانسر کرے نا تو اس میں فائنینشیل ڈپینڈنسی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اپلیکیشنس ہوتا ہے. یس فادر کر سکتے ہیں مگر اگر فادر کرنا چاہتے ہیں تو پھر پیسے یہاں سے بھیجنا شروع کرو. 200-300 pounds a month, 300-400 pounds a month. بتاؤ کہ وہ ڈاٹر ہو از اوور دی ایج آف 21 وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ فادر پہ ہے تو ہی وہ اپلیکیشن سکسیزفل ہوگا. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ کرو کہ اس کا ہسبینڈ کے تھرو اپلائی کرو. اس میں فائنینشیل ڈپینڈنسی کی ضرورت نہیں ہے, صرف بتانا پڑتا ہے کہ وہ ہسبینڈ وائف ہے. Does that make sense کہ اس کے بارے میں اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی سر تھینک یو. اور سر جو میں نے فرسٹ کوشچن آپ سے پوچھا تھا کائنڈلی اس کا بھی مجھے کچھ تھوڑا سا. تو اس کے بارے میں صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس جب تک انڈیفینٹ لیو نہیں ہوگا آپ آپ کے وائف کو اسپانسر نہیں کر سکیں گے, آپ خود نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اس میں آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ہونا چاہیے اور آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ, آپ کے پاس تو یورپین پاسپورٹ نہیں ہے نا بھائی؟ آپ نے سنا یا نہیں, آپ کی پاسپورٹ جو نہیں میرے پاس آپ کے پاس نہیں ہے نا. جی میں نے ڈیڈ کے پاس جو ہے نا ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے پاس جی. سو آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے ایز وائف کے لیے. ایک پاسبلٹی ہے کہ اگر فادر اس کو اسپانسر کر سکے یا نہیں, دیٹ مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ فادر اس کو اسپانسر کرے, مگر آپ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو نہیں ہو جائے. آپ کو جب انڈیفینٹ ملے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کر سکیں گے, اس سے پہلے آپ خود نہیں کر سکیں گے. اٹ مائٹ بی پاسبل کہ فادر اس کو اسپانسر کرے ایز این ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر, دیٹ مائٹ بی پاسبل. ادر دین دیٹ اگر وہ فادر بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جب آپ کو انڈیفینٹ لیو ملے گا آفٹر 5 years ان دا UK. اس کے بعد آپ وائف کو اسپانسر کر سکیں گے خود. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. آئی ول ٹیک دا نیکسٹ کال. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی تھینک یو فار کال. جی وکیل صاحب. جی اب لائیو ہے. جزاک اللہ. میں آپ سے بات کر رہا تھا پہلے بھی. جی ٹھیک. ہاں جی. پھر آپ شارٹ بریک پر چلے گئے تھے. ہاں جی. میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ جو آپشن آپ نے بتائی ہیں اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے؟ اور کچھ نہیں ہے نا, بیکاز اس میں یہی ہے نا کہ 18,600 بتاؤ ایدر امپلائمنٹ کے تھرو یا تو سیونگز کے تھرو یا تو رینٹل انکم ایسا کچھ بتاؤ, یا تو کوئی ڈسیبلڈ ہے یا کیئرر ہے تو وہ ایگزیمپٹ ہے. تھرڈ آپشن یہ ہے کہ اگر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کوئی ریئل ریزن ہے کہ UK کا اسپانسر کام نہیں کر سکتا, تو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں فیملی ممبر کا سپورٹ بتا سکتے ہیں. مگر اس میں پرابلم کیا ہے کہ اس میں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہونا چاہیے, اور نارمل اگر کوئی اسپانسر ہے ٹھیک ٹھاک ہے, صرف اس کو جاب نہیں مل رہا ہے تو وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں نہیں آ سکتے نا. سو اس کے لیے تھرڈ پارٹی سپورٹ کا جو رول ہے, جو فیملی بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ اپلائی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے تو پھر وہی ہے کہ 18,600 بتاؤ, یا تو اگر کیئرز الاؤنس یا ڈسیبلٹی بینیفٹس ملتی ہے تو آپ ایگزیمپٹ ہوں گے. اور تھرڈ پارٹی سپورٹ کا جو ہے, فیملی سپورٹ کا ہے, وہ تو صرف ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہے. اصل میں یہ پرابلم ہے نا, اس میں کوئی ادر سلوشن ہی نہیں ہے. اس میں اگر آدمی کام کرتا ہو تو پھر اس کو معاف کرنا جی, اگر تھرڈ پارٹی تو تب اس کو بتا سکتی ہے, سپورٹ کر سکتی ہے اگر وہ بچہ یا بچی کام کرتے ہوں. نہیں, اگر بس یہ کرو نا کہ اگر کوئی یہاں لڑکی ہے وہ کام نہیں کر سکتی اور اس کو کوئی ڈسیبلٹی بینیفٹس بھی نہیں مل سکتی, اگر ہم بتا سکے کہ یہ سچویشن لڑکی کا ایکسیپشنل ہے, کوئی ریئل ریزن ہے کہ وہ کیوں نہیں کر سکتی, تو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں تھرڈ پارٹی کا انکم یوز کر سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس کا بھائی کی انکم ہے وہ یوز کرو آپ 18,600 کے لیے, مگر وہ کیس ایکسیپشنل ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر لڑکی یہاں ہے, اس کے پاس 2-3 بچے ہیں اور وہ کام پہ نہیں جا سکتی, تو یو مائٹ بی ایبل ٹو آرگیو کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے. اس کے 2-3 بچے ہیں, وہ بیمار تو کوئی نہیں ہے مگر 2-3 بچے ہیں, وہ کام پہ نہیں جا سکتی, اس لیے وہ تھرڈ پارٹی سپورٹ یوز کر رہی ہے. مگر
in my experience this type of case वो अपील में डाल देते हैं, फिर जज डिसाइड करता है कि ये एक्सेप्शनल है या नहीं है. But thank you very much for your call. We'll take our next call. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी भाई. भाई मैंने क्वेश्चन करना था जी. जस्ट लॉ में जी. कि हमने तकरीबन 4 साल पहले अपने अम्मी अब्बू के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी जी. उनको बुलाने के लिए. पहले वो 6 मंथ का विजिट कर गए थे और वापस चले गए, और तकरीबन 1 साल के बाद फिर हम उन्हें दोबारा विजिट के लिए बुलाया. जब बुलाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट की तो इसमें यह है कि मेरी सिस्टर यहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने असाइलम किया होता मगर वो अंडर प्रोसेस थी, तो हमने फॉर्म में उनको मेंशन नहीं किया था, तो उन्होंने फिर रिफ्यूज इस बेस पे कर दिया कि भाई आपने अपने सारे लोगों का मेंशन नहीं किया. तो मगर उनका तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ था कि वो यूके में उनके आने तक वो रहेंगे या नहीं रहेंगे. बाकी पूरी फैमिली का मेंशन किया था. तो उन्होंने ये एप्लीकेशन तो ये हम लोगों ने फिलअप की थी, मगर वो साइन तो यकीनन मेरी अम्मी और अब्बू ने किए थे. तो हमने दोबारा जब किया, ये रीजन दी कि भाई वो हमने एप्लीकेशन मूव की थी, उन्होंने नहीं की, तो उन्होंने बैन लगा दिया 10 years का जी. तो उसके लिए अब हम क्या करें? वो एक ही ऑप्शन होता है कि जब वो बैन लगाते हैं ना, तो वो जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हैं. वो टाइम पे आप उसको कह सकते हैं कि हम कोर्ट में आपका बैन. मगर उस वक्त तो अपील भी उन्होंने स्टॉप कर दी थी, समझो के. जी सॉरी वो लाइन कट हो गई, मगर मैं ये कह रहा था कि अपील तो नहीं मिलती, मगर आप जुडिशियल रिव्यू उसको वो टाइम पे कर सकते थे. विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल. हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम मिस्टर इलियास बुलबुलिया साहब. शायद बात कर रहा हूँ. जी शायद भाई जी, कैसे आप? ठीक है. मुझे हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे आपसे वो क्वेश्चन पूछना था एक्चुअली अबाउट ये EU सेटलमेंट वीजा स्कीम के सिलसिले में. ठीक है जी. ठीक है. लॉट ऑफ पीपल जो जैसे यूरोपियन आके यहाँ पे EU सेटलमेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं जी. तो मेरा क्वेश्चन ये कि इधर हम भी यानी एज ए ब्रिटिश सिटीजन किसी थर्ड यूरोपियन कंट्री में लेते हैं कोई अपना परमानेंट रेजिडेंस वगैरह जी, तो क्या हम भी उस बेस पे EU लॉ के बेस पे अपने जी. आपका क्वेश्चन तो ठीक है. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ब्रिटिश सिटीजन जो होता है ना, अगर वो कोई यूरोपियन कंट्री में जो जब जाता है, फ्रांस स्पेन में, तो फिर वो जो लॉ है जिसमें ये है कि आप भाई को बुला सकते हैं, सिस्टर को बुला सकते हैं, तो वो लॉ वहाँ अप्लाई होता है. मगर आप खुद की कंट्री में वो लॉ यूज़ नहीं कर सकते. ये प्रॉब्लम है. सो ब्रिटिश मैंने सुना है कि लाइक पुर्तगाल का या इस तरह के वहाँ पे लोग जाके वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं. हाँ वहाँ से राइट कि आप वहाँ से कर सकते हैं. वहाँ से कर सकते हैं जी. ये सब अभी क्या करते हैं लोग, ये देखते हैं कि इजी कंट्री क्या है. तो समटाइम्स ये जो साइप्रस, बुल्गारिया, रोमानिया, सो वो सम कंट्रीज है जिसमें थोड़े से वो उसका लॉज थोड़ा सा ईजियर है, उसका प्रोसेसिंग टाइम भी क्विकर है, तो वो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से एप्लीकेशन फैमिली का करते हैं. जैसे आपने कहा कि यूरोपियन वाले ये यूके आते हैं और यहाँ से उसको फैमिली के लिए ट्राई करते हैं. तो इन द सेम वे ब्रिटिश सिटीज़न उसको भी यूरोप पे जाना पड़ता है और वहाँ से ट्राई. बेसिकली ये यूरोपियन लॉ है, ये किसी कंट्री की ये कंट्री के कोई अपना लॉ नहीं है जी. आपकी बात 100% जी. हाँ जी. लेकिन कौन सा फॉर्म या अगर अप्लाई करना हो तो कौन से फॉर्म, वन फॉर्म फॉर ऑल कंट्रीज? नहीं सेपरेट है सबका. सेपरेट सिस्टम सबकी सेपरेट है. अप्लाई लॉ सेम है, मगर जो प्रोसेस है ना, रिक्वायरमेंट सेम है. हाँ रिक्वायरमेंट इज द सेम, बट प्रोसेस जो होता है ना कि ऑनलाइन या पेपर फॉर्म या ये वहाँ भेजो वो डिफरेंट होता है. सो वो तो जिस भी जो कंट्री में आप जाएंगे ना, वो कंट्री में ऐसा बंदा आपको चाहिए जिसको एक्सपीरियंस है, वो कंट्री की इमिग्रेशन सिस्टम की एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए. ठीक. जी थैंक यू. बहुत शुक्रिया आपका. जज़ाकल्लाह. थैंक यू वेरी मच आपका कॉल के लिए. थैंक यू वेरी मच इंडीड. So just on that, obviously there's a lot of questions about the EU settlement scheme. It is possible to sponsor family members wider than immediate family members such as parents, children, spouses, etc. It is possible, but only for European nationals here. Let's take our next call. Hello, assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम सलाम. जी भाई.
वो मैं बात कर रहा था, आप फरमा रहे थे कि उस वक्त जुडिशियल रिव्यू करना था। हाँ, तो उस वक्त उन्होंने लिखा था कि नो अपील, नो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू एंड नो जुडिशियल रिव्यू। नहीं वो ट्रसा जी जी वो ट्रसा you are eligible to submit another application anytime, but we will see if the circumstances will change. जी, तो इसमें ये लिखा होता है कि नो अपील और नो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, मगर जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो सेपरेट होता है। सर 2 बार आपका कॉल कट हो गया, मगर द पॉइंट आई वाज मेकिंग वाज विजिट वीज़ा जब रिफ्यूज़ होता है तो इसमें लिखा होता है कि देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील, there is no right of administrative review. You can apply again and your case will be assessed on its merits again. ये जो मैं बात कर रहा था वो जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा था। वो एक कोर्ट प्रोसेस होता है विच इज़ सेपरेट। आपका केस आप होम ऑफिस में नहीं डालते, वो कोर्ट में डालते हैं। नॉट एन अपील, इट्स कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो वो पॉसिबिलिटी वो टाइम पे थी कि आप उसका रिफ्यूज़ल को जुडिशियल रिव्यू करें अपर ट्राइब्यूनल में। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो उसकी लिमिट होती है विद इन 3 months नॉर्मली वो करना पड़ता है। 3 months के बाद वो नहीं कर सकते, उसका टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाता है। प्रॉब्लम इज़ के मोस्ट लाइकली अभी वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया है, अभी उसको आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे। दैट्स द प्रॉब्लम कि वो जुडिशियल रिव्यू वो टाइम में विद इन 3 months करना था, मगर वो टाइम अभी तो इट्स पास नाउ। अभी करेंगे तो वो ये कहेंगे कि आपका जो चैलेंज है इट्स लेट, इट्स टू लेट, इट्स मोर देन 3 months ओल्ड। सो आप बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट इश्यूज आप नहीं कर सकते। दिस इज़ द प्रॉब्लम नाउ विद दैट। बट दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम कि ऑन अ विजिट वीज़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करते हैं इसमें पूछते हैं कि आपके कौन क्लोज रिलेटिव्स है। अगर आपने कोई क्लोज रिलेटिव को मेंशन नहीं किया बिकॉज उसने यहाँ असाइलम क्लेम किया है और उसको पता चल गया कि आपने मेंशन नहीं किया और मगर ये बंदा है यूके में, उसका असाइलम क्लेम चल रहा है, तो वो ये सोचते हैं कि आपने ये बात छुपाने की कोशिश की, इसलिए वो बैन लगा देते हैं। सो दैट्स द पोजीशन विद विजिट वीज़ास। Just before that, we took a number of calls. One of the calls was to do with European visas, and it just so happens that you get a number of calls on that. Okay, can you sponsor your family members? We're not talking about somebody's husband or wife. Can you sponsor your other family members, brothers' children, to come to the UK on a permanent basis? The reason you get a lot of calls on that now is because there are individuals who are here with a European passport. So they might have a Portuguese passport, they might have an Italian passport, but their ethnically their origin is that they're Pakistani or Indian, but they've lived in Europe for a number of years, they've got their residence there. They've then managed to obtain their nationality there. So they have come now to the United Kingdom, and there's a lot of people who've come to the United Kingdom, especially with the talk of Brexit going on. A lot of people who are really Indians, Pakistanis, but who've got European nationalities, a lot of them have come to the United Kingdom because they want to get in before Brexit occurs. But a lot of those individuals who have come to the United Kingdom, they have looked at whether it is possible for them to sponsor their brothers' children to the United Kingdom. Now, it is possible for somebody with a European passport in the United Kingdom to sponsor their brothers, sisters, children, etc. But that's only because if you're in the UK with a European passport, European law applies to them. Unfortunately, those of us who are then here just with British passports, for them this rule, these European regulations don't apply because they are treated as British citizens living in the UK and making these immigration applications from the UK. Purely the domestic immigration rules which exist apply to them. But if, for example, you as a British citizen, if you were to go to a European country
let's say you were to go to Portugal, you were to go to Spain, you were to go to Italy, at that stage you would be considered to be a European national in that country, and the European rules which permit, in certain circumstances, permit you to sponsor your brother, your sister or their children to join you, those rules would apply at that stage. So that's basically the law behind sponsoring family members to come on a permanent basis to the United Kingdom. It really applies if you're here in the UK with a European passport, not a British passport. So that sort of answers the previous question in depth. Now, obviously we've had a number of calls today on various topics, and the main topic that we touched upon today in relation to which we got a number of calls was the position of overstayers. And at the outset, I was simply able to look at the position of those who have overstayed in the United Kingdom, but in terms of their status, they are single. So they are not married, they don't have children in the United Kingdom. So we simply looked at their status. And what I can do just to finish off today is just to look at the position of somebody who is single and has overstayed in the United Kingdom. We can look at the position of those who have families in the show that we do next week. But really just concentrating on that one point where somebody is an overstayer in the United Kingdom. And as I emphasized with the first caller for the day, the position at the moment, it may well be that the position will change in the coming years, but at the moment the position is that a single person who's overstayed in the United Kingdom with over the age of 25 needs to have completed 20 years in the United Kingdom before they become eligible to apply for leave to remain. If they get the application in before then, the application will be refused. Now that position may change in the coming years. There's talk of an amnesty. We don't know. It's all speculation at the moment. We don't know what's going to happen until some firm proposals come in, firm guidance is issued by the government. That brings us towards the end of the show. What we'll do next week, time permitting, is to look at the position of overstayers who have families, who have partners in the United Kingdom. They have more of a possibility of regularizing their stay in the United Kingdom before they reach this 20-year mark. That unfortunately brings us to the end of the show. Inshallah, we'll be back next week on Monday at 6 o'clock. Until then, Assalamu alaikum.